हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, तो उसके अंदर हम अपना चैप्टर 3 कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके अंदर हम 3 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा 4th पार्ट है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो कैसे हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनसे फिर अपने जो भी यूजेबल थिंग्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का जो ये पार्ट है वहां से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि जो मेटल है वो हमारे नेचर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, वो एक सोर्स है किसका, मेटल्स का। मेजर सोर्स है, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट क्या है, कि जैसे ये हमारी अर्थ है, इसको अगर हम डिवाइड मतलब अगर कट करके देखेंगे तो इसमें 3 लेयर्स दिखेंगी। जो ये ग्रीन वाली है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो हमारी कौन सी लेयर होती है, ये होती है क्रस्ट, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये पूरे अर्थ का अप्रोक्स 1% होती है। फिर बीच में जो ये येलो पार्ट है वो क्या है, मेंटल है, और जो ये बीच में है सेंटर में है, ये हमारी क्या है, ये होती है कोर। तो जो ये अर्थ क्रस्ट है ना, ग्रीन वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसी के अंदर हमारे पास क्या है, मेटल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो मेटल्स हैं मतलब कंपाउंड्स हैं, कुछ जैसे सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं हमारे सोल्यूबल साल्ट। समुद्री जो पानी होता है उसके अंदर साल्ट मिक्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे ही बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है जो कि नेचर के अंदर पाए जा रहे हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जा रहे हैं नेचुरली। कहीं कहीं पे क्या है कि इन जो मिनरल्स है, मान लो मैं ये वाला पार्ट ले लेती हूँ, इस क्रस्ट के अंदर क्या है, जो AU है यानी कि गोल्ड है, इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गोल्ड पाया जा रहा है, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। इसके साथ साथ क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट करने में, यहाँ से गोल्ड निकालने में मेरे को खर्चा भी ज्यादा नहीं आ रहा, तो इस ऐसे मेटल को बोलते हैं प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो जहाँ पे मेटल ज्यादा है और उसको निकालने में ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, आराम से हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को क्या बोल रहे हैं हम, ओर बोलते हैं। ठीक है, अब हम कैसे देखते हैं कि हम जो मेटल्स हैं इनको अर्थ क्रस्ट से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं हम मेटल्स की क्या होती है, कि जब मेटल्स को अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो एक सीरीज बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या है, उसकी हेल्प से इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर में से। कुछ मेटल तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है तो वो गोल्ड की फॉर्म में ही मिलेगा ज्यादातर। कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो कि कुछ कंपाउंड बना के रहेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे मेटल्स जो हैं, हमें पता है जो मेटल्स हैं एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कम रिएक्टिव है तो वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो कैसे पाए जाएंगे, फ्री स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कौन है, गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ से देखो गोल्ड और सिल्वर है, इसके अलावा कॉपर है, ठीक है, तो ये क्या है, फ्री स्टेट में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कॉपर एंड सिल्वर है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्री स्टेट में होगा, कॉपर और सिल्वर है ये हमारा फ्री स्टेट में भी हो सकता है, और ये कंबाइन होके क्या बना सकता है, सल्फाइड बना सकता है या फिर ऑक्साइड बना सकता है, यानी कि जो ये दोनों हैं ये सल्फर और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं या फिर फ्री स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो मेटल्स हैं हमारे जो कि टॉप पे है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की, जैसे कि केदारनाथ का माली, आलू जरा, तो ये क्या है, टॉप में आते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है तो यानी कि कभी भी अकेले फॉर्म नहीं होंगे ना, फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जबकि जो मेटल्स मिडल में है, बीच में है एक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं,
जिंक है, आयरन है, लेड है, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, मतलब ना ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है। तो ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे? ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो हमने यहाँ से एक चीज देखी कि ज्यादातर जो मेटल्स हैं उनके जो ओर्स हैं वो किस फॉर्म में है? वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, तो वो क्या कर सकती है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये जो मेटल्स हैं ये इजिली रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? ऑक्साइड बना सकते हैं। तो यही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी अबंडेंट है। फिर आता है कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम मेटल्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या है हमारे पास हाईली रिएक्टिव है, एक जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है और एक ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो 3 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर ली। अब हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी वालों को। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके ओर से हम अपना प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें जैसे समरी दे रखी है, समरी में क्या है कि हमने जो हमारा ओर था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और की, तो हमने पहले डिवाइड कर लिया मेटल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर, हाई, मीडियम और लो। तो सबसे पहले हम कौन सी देखते हैं? हाई वालों की देखते हैं। हाई वालों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ओर है ना इसको मोल्टन फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, पिघला देते हैं और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। अब आते हैं मीडियम वालों के अंदर जो मीडियम रिएक्टिव है। तो फिर देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। या तो वो मेटल क्या है, कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, मेटल के कार्बोनेट्स हो सकते हैं या फिर मेटल के सल्फाइड हो सकते हैं। तो वो देखेंगे हम क्या है। अगर कार्बोनेट है तो हम कैल्सिनेशन कर देते हैं। कार्बोनेट से याद रखना कैसे, कार्बोनेट में सी आ रहा है तो सी से कैल्सिनेशन, तो कार्बोनेट्स के लिए क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। और जो सल्फाइड्स होते हैं उनके अंदर क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस करेंगे ना हम, तो इनसे क्या होगा कि ये जो कार्बोनेट और सल्फाइड और थे अब वो किस में चेंज हो जाएंगे? मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। और फिर मेटल के ऑक्साइड का क्या करेंगे? हम रिडक्शन कर देंगे। तो रिडक्शन करेंगे तो सिर्फ मेटल ऑब्टेन हो जाएगा और फिर जैसे ही मेटल ऑब्टेन हो गया तो उस मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे। फिर लो रिएक्टिविटी वालों के अंदर क्या है कि वो सल्फाइड और की फॉर्म में हो सकते हैं। तो सल्फाइड और की सेम सल्फाइड की फॉर्म में है तो रोस्टिंग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? रिडक्शन कर देंगे तो मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। फिर उस मेटल की रिफाइनिंग कर लेंगे। आई नो ये थोड़ी सी अभी समझ नहीं आई होगी आपको कि इसमें क्या चल रहा है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है सबसे पहले दे रखा है इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब ओर जो है उसको रिच बनाना है। कैसे? कि जो ओर्स होते हैं ना अर्थ के अंदर, जैसे क्रस्ट के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर है, तो उसके अंदर ये भी होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होंगी। जैसे हमारे जो कंपाउंड है वो तो होएगा, उसके साथ में कुछ मिट्टी वगैरह भी तो होंगी ना वहां पे। तो ऐसे जो है ओर्स जिसके अंदर ये सोयल वगैरह है, इम्प्योरिटीज है, तो उसको बोला जाता है क्या? गैंग बोलते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज है ना इनको हमें रिमूव करना है ताकि एक्सट्रैक्शन से पहले, ताकि हमारा जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना जिसके अंदर हम गैंग को रिमूव करेंगे और से, गैंग किसको बोल रहे हैं हम? जो भी हमारी जैसे सोयल पार्टिकल है इम्प्योरिटीज को बोल रहे हैं। तो इन और को में से गैंग को रिमूव करना है, तो ये हम कैसे करेंगे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से करेंगे, जो भी गैंग की है या फिर और की है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिर क्या है हम अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो जो मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं हमारे एक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, हमने कहा वो कैसे हैं? अनरिएक्टिव हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काथ हैं जैसे कि हमारे पास कॉपर कहा था हमने, सिल्वर कहा था, इसके अलावा मरकरी है, ये क्या है? ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में से क्या कर लेंगे? इनको रिड्यूस कर लेंगे मेटल के अंदर,
ठीक है, ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। तो ये मेटल्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। कैसे करेंगे, सिर्फ इनको हीट कर दो तो ये अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो सिनेबार आता है। तो सबसे एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सिनेबार क्या होता है। तो सिनेबार क्या होता है, मरकरी का वो होते हैं, HGS होते हैं, सल्फाइड होता है। तो ये एक और है मरकरी का। तो जब भी हम इसको हीट कर देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा, तो जब भी सल्फाइड है तो वो सबसे पहले ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा, और ऑक्साइड से फिर उसको हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, मरकरी के अंदर। जैसे HGS है, तो इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो S की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी। तो क्या बन गया, मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में CO2 गैस निकल जाएगी इस प्रोसेस में। फिर मरकरी ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, मोल्टन फॉर्म के अंदर, और इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। सिमिलरली कॉपर है, वो क्या है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बन सकता है, कॉपर सल्फाइड बना सकते हैं। तो इसको भी कैसे करेंगे, पहले हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सल्फर की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, प्लस में CO2 गैस निकल जाएगी। अब जी कॉपर ऑक्साइड है, इसको क्या है, कॉपर ऑक्साइड मतलब कुछ तो कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हो गया है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया है ना कुछ कॉपर सल्फाइड। तो कुछ कॉपर सल्फाइड और प्लस में बना हुआ हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ये CO2 गैस रिमूव कर देंगे और हमारा जो कॉपर है वो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेटल है लो रिएक्टिव जो है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल उनको हीट करके एयर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड को चेंज करना है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्साइड के अंदर, और ऑक्साइड का फिर क्या करवा देना है, रिडक्शन करवा देना है। ठीक है, रिडक्शन करवा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो मेटल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले के अंदर। फिर आता है कि हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि कैसे हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो बीच की है, मतलब कम ही रिएक्टिव है, वो ना ज्यादा है ना कम है। तो इसमें जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है, ये सब आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, या तो ये सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है मीडियम वाले, या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होंगे या फिर ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा इजी होता है रेदर देन उसके सल्फाइड से या फिर कार्बोनेट से। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये कार्बोनेट या फिर सल्फाइड की फॉर्म में है। तो इनको हम किस में चेंज कर लेंगे, पहले मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब कैसे है कि जो सल्फाइड वाले है ना, हमारे सल्फाइड और हैं, उसको जब हम चेंज करेंगे ऑक्साइड के अंदर तो कैसे करेंगे, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग की थी ना, तो हम इसको हीट कर लेंगे स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या है कि जब भी मेटल सल्फाइड को हम हीट कर रहे हैं किसके अंदर, एयर, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किस में चेंज हो जाता है, मेटल के ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में क्या है हमारे पास, मेटल कार्बोनेट्स हैं। तो अगर इन कार्बोनेट्स को हम हीट करें लेकिन यहाँ पे एयर को लिमिटेड कर दें तो ये फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि रोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो मेटल सल्फाइड है हमारा, वो एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। तो कैसे याद रखेंगे कि देखो रोस्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ऐसे क्या है, मेटल सल्फाइड आएगा। ठीक है, और ओ भी आ रहा है, ओ का मतलब ऑक्सीजन लेनी है और एक्सेस में लेनी है। ठीक है, आई नो ये थोड़ा ठीक नहीं है बट इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कैल्सिनेशन में सी है तो क्या लेंगे हम, मेटल का कार्बोनेट लेंगे और एयर क्या कर देंगे, इसमें कम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कल मतलब फ्यूचर में जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक क्या है, सल्फाइड है, तो इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवा रहे हैं तो ये किस में चेंज हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में, और CO2 गैस निकल रही है। तो सेम क्या है,
ये हमने यहाँ पे भी किया है मरकरी के केस में। तो क्या ये रोस्टिंग है? हाँ, तो ये दोनों में क्या है? रोस्टिंग है। फिर है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, उसको हमने सिर्फ हीट कर दिया, ऑक्सीजन नहीं लेना, तो लिमिटेड है, तो इसका मतलब तो ये किस में चेंज हो गया? जिंक ऑक्साइड में, और CO2 गैस यहाँ पे निकलेगी। तो जो कैल्सिनेशन है इसमें कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, जो क्योंकि जो कार्बोनेट है वो कौन सी गैस दे सकता है? CO2। और रोस्टिंग के अंदर कौन सी निकलेगी? SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑक्साइड निकल गया। अब इस ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन किसी मेटल के साथ करवा सकते हैं, या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मेटल है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेटल ले रखा है? कार्बन ले रखा है। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जिंक के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा, और जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देखें ये क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है इसका। तो जब हम मेटल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं उनके कंपाउंड से, तो वो कौन सा प्रोसेस है? एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि जिंक ऑक्साइड से जब जिंक ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या है? वो रिडक्शन है। फिर आते हैं कि कार्बन यूज करने के अलावा कार्बन हम कोक की फॉर्म में लेते हैं। मेटल ऑक्साइड को क्या है? मेटल के अंदर रिड्यूस करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की भी हेल्प ले लेते हैं, कि हम कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल ले लेंगे, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनको हम ले सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? जो मेटल्स हैं लो रिएक्टिविटी वाले, उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके कंपाउंड से। जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है उसको जब हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ तो एक रिएक्शन होती है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। प्लस में यहाँ पे मैग्नीज बन जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसका क्या है कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता है। तो मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज बना है, तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन होता है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जितने भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, वो क्या हो रही है? हाईली रिएक्टिव है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हीट निकल रही है, तो ये क्या करेंगी? इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि ये जो मेटल है ना, इसको किस फॉर्म में ले आती है? मोल्टन फॉर्म में ले आती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मैग्नीज था वो किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। ऐसे ही हमारे पास जब आयरन ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन होती है, करवा सकते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ, तो आयरन जो है वो हमारा मोल्टन फॉर्म में निकलेगा, प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस में हीट निकलती है। और ये हीट की वजह से क्या है? आयरन किस फॉर्म में होगा? मोल्टन फॉर्म में होगा। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर आयरन की अगर मशीनरी है वो खराब हो जाती है तो आयरन को वेल्डिंग करवाते हैं ना आयरन की, तो उसी के अंदर यही रिएक्शन जो है वो हमारी यूज होती है। आयरन जो ऑक्साइड होता है उसको एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? जो टॉप के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो मेटल है ना टॉप के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, हम उनको क्या है? सिर्फ कार्बन के साथ हीट करके नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि जो उनकी एफिनिटी है, जैसे कि सोडियम की, मैग्नीशियम की या फिर कैल्शियम की ऑक्सीजन के लिए, वो ज्यादा होती है किससे? कार्बन से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो इन मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या करते हैं? एक मोल्टन जैसे इनका क्लोराइड ले लेते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। तो जो मेटल होगा, मेटल के ऊपर कैसे होता है? मेटल क्या देता है हमारे पास? कैटायन देता है।
तो कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो ये कैथोड की तरफ चला जाता है, नेगेटिव चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है। जबकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, जैसे कि क्लोरीन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये एनोड की तरफ जाएगा जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर जैसे Na पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Na बना देगा। इसी तरीके से दो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं एनोड के ऊपर वो क्या करेंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास क्या निकल गया, सोडियम निकल गया ना। तो ये इस तरीके से सोडियम जो है वो हमारा यहाँ पे प्योरीफाई हो गया। सिमिलरली जो है हम एल्यूमिनियम को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम क्या करवा दें, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब आती है कि मेटल्स तो प्रोड्यूस हो जाएंगे, चाहे लो वाले से करो, मीडियम वाले से करो या फिर टॉप रिएक्टिविटी सीरीज से, लेकिन वो जो मेटल्स बनेंगे ना वो हमारे पास 100% प्योर नहीं होते, तो उनको हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं ताकि वो बिल्कुल प्योर हो जाए। तो वही है कि जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं रिडक्शन मेथड से वो क्या है, बिल्कुल प्योर नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हमें तो प्योर मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं इम्प्योर मेटल्स की, और इस रिफाइनिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मेटल्स हैं, कॉपर, जिंक वगैरह जो भी हैं, उनको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा इम्प्योर मेटल होगा ना उसको ले लेंगे एनोड के ऊपर और एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जो मेटल साल्ट होता है ना उसका, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जैसे एक एपरेटस दे रखा है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया कि जैसे एनोड है, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, हमारा जैसे कॉपर सॉल्यूशन वाला ले रखा है, यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन ले रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे कॉपर के आयंस होंगे प्लस में SO4 के आयंस होंगे, ठीक है। तो जो भी इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ से निकलेगा, नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन में और कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, इस कैथोड की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे एक पतली सी लेयर सी, इस लेयर के ऊपर क्या है और ज्यादा जो प्योर कॉपर है वो अरेंज हो जाएगा, और कुछ जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी यहाँ पे एनोड के पास में देखने को मिल जाएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एनोड मड बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जब हम जैसे कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो क्या लेंगे, उसका कोई साल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसिडिफाई कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, कि मतलब एक एसिड ले रखा है और उसके कॉपर सल्फेट ले रखा है और उसके साथ कोई एसिड डाल रखा है, और कैथोड के ऊपर एक स्ट्रिप है प्योर कॉपर की, करंट पास किया तो क्या होगा, जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर होगा। तो भैया जैसे ही करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो भी प्योर मेटल है हमारा एनोड से वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और वही अमाउंट जो है, इक्विवेलेंट अमाउंट जो है, मतलब वो जो प्योर हमारे पास मेटल है फिर इलेक्ट्रोलाइट से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड के ऊपर। और जो भी हमारे पास क्या है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल है, डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो क्या है, एट द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो मिनरल क्या होते हैं, कोई भी मेटल जो कि नेचर के अंदर अक्कर कर रहा है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम मिनरल। और क्या होता है, ऐसा मिनरल जिसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है एक पर्टिकुलर जगह में, प्लस उसको हम क्या है, एक्सट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। गैंग क्या होता है कि जो हमारा और होता है, और के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब कोई दो मेटल बताने हैं जो कि फ्री स्टेट के अंदर होते हैं, तो हमारा जो Ag है, सिल्वर है,
एक दूसरा कौन सा है हमारा AU, यानी कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। ये किस फॉर्म में होते हैं? फ्री स्टेट के अंदर होते हैं। फिर आता है केमिकल प्रोसेस बताना है, मेटल ऑब्टेन करना है उसके मेटल ऑक्साइड से। तो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसके ऑक्साइड से कौन सा प्रोसेस किया था हमने? उसका सीधा रिडक्शन करवा दो मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। जब भी हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं तो रिडक्शन के थ्रू कर लेते हैं। अब वो रिडक्शन हम क्या है, कार्बन के थ्रू करवा सकते हैं कोक लेके, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कोरोजन। तो ये जो छोटा सा टॉपिक रह जाता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा।